हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्टिनी 144 में। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो मैदानी प्रदेश का अर्थ होता है समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है। हमने बात की थी कि उच्चावच वो क्षेत्र होते हैं जिनकी ऊंचाई निर्धारित होती है। तो मैदानी प्रदेश जो होता है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। इसीलिए इसे कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? मैदानी क्षेत्र, क्योंकि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई होती है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 300 मीटर होती है। पहली चीज़ तो ये, पहला क्वेश्चन यही तैयार हो जाता है कि मैदानी क्षेत्र जो होता है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर होती है। इस ऊंचाई तक के क्षेत्र किस में आते हैं? मैदानी प्रदेश में। तो ये तो होगा इसका नामकरण। आगे बढ़ते हैं। मैदानी प्रदेश जो होते हैं वो 33 सागर के अवशेष होते हैं। किसके अवशेष होते हैं? 33 सागर। इसको याद रखें। मैदानी प्रदेश किसके अवशेष है? तो ये किसका अवशेष है? 33 सागर के। 33 सागर मैदानी प्रदेश किसका जो अवशेष है? 33 सागर का। तो ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो भारत के मध्य के विशाल मैदान का भाग है। किसका भाग है? भारत के मध्य के विशाल मैदान। जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो जब भारत के मध्य का विशाल मैदान है, उस विशाल मैदान का एक भाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो भारत के मध्य के विशाल मैदान का भाग है। ये अपन भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और अंतिम जो चीज़ है, अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो इसका निर्माण किससे हुआ है? गंगा यमुना बेसिन से। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन भारत के संदर्भ में। कभी कभार भारत के संदर्भ में भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारत के संदर्भ में पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो किसका? गंगा यमुना बेसिन। भारत के संदर्भ में गंगा यमुना बेसिन का भाग है। किसका भाग है? गंगा यमुना बेसिन। तो ये हो गई इसकी बेसिक जानकारी। क्या क्या चीज़ें पढ़ी अपन ने? सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मैदानी प्रदेश क्यों कहते हैं, इसका नाम क्यों रखा गया मैदानी प्रदेश। उसका कारण है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर। कितना मीटर? 300 मीटर। 300 से ज़्यादा जाते कौन सा क्षेत्र आता है? पठारी क्षेत्र। कौन सा? पठारी क्षेत्र। दूसरा, ये किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? 33 सागर का। राजस्थान में दो तरह के अवशेष मिलते हैं, एक तो 33 सागर का और एक गोंडवाना लैंड का। तो ये किसका अवशेष है? 33 सागर का। तीसरा, ये भारत के मध्य के विशाल मैदान का भाग है। किसका भाग है? भारत के मध्य के विशाल मैदान का भाग है। विशाल मैदान का भाग है। चौथा जो पॉइंट ये है कि ये भारत के संदर्भ में इसका निर्माण किससे हुआ है? गंगा यमुना बेसिन से। क्योंकि मैदानी क्षेत्र जो होता है वो किससे बनता है? नदियों के बहाव से। जब भी कोई नदी बहेगी तो साथ में क्या लेके आएगी? मिट्टी। जब नदी उफान पर होगी तो आसपास के क्षेत्रों में क्या फैलाएगी? मिट्टी। और जब नदी वापस से अपने मार्ग पर आ जाएगी तो आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी। तो इस तरह से इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? नदियों से। इसीलिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी। तो जो भी मैदानी क्षेत्र होगा, मैदानी क्षेत्र में बहुत सारे जिले आते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मैदानी क्षेत्र में क्वेश्चन कौन से आते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। नाम और भी है जलोढ़ मिट्टी को, और किस नाम से जाना जाता है? कांप मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कांप मिट्टी। इसके अलावा दोमट मिट्टी और लास्ट जो इसका नाम है एल्फी सोल। ये आजकल एग्जाम में ये आता है क्वेश्चन कि मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो एल्फी सोल। कौन सी? एल्फी सोल। इससे पहले अपने जो पढ़ा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसमें पाई जाती है वर्टी सोल और इसमें पाई जाती है एल्फी सोल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एल्फी सोल। अब जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसमें ये बहुत उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, याद रखें, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तीव्र गति से होता है। तीव्र गति से होता है। क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रेट क्या पाया जाता है इसमें? नाइट्रेट, जो कि पोषक तत्व, एक जो पौधों का, पेड़ पौधों का क्या है? पोषक तत्व। नाइट्रेट क्या है? नाइट्रेट जो है क्या है? पेड़ पौधों का पोषण का तत्व है। पेड़ पौधों का पोषण का तत्व कौन सा है? नाइट्रेट। इसलिए इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तीव्र गति से होता है। ये एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में, कांप मिट्टी में या दोमट मिट्टी में, या इसका नाम है एल्फी सोल। तो ये हो गया इसकी बेसिक जानकारी।
समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर, किसका अवशेष? टेथिस सागर का। भारत के मध्य का विशाल मैदान का भाग है। ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा भाग भारत के मध्य के विशाल मैदान का भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और भारत के संदर्भ में ये किससे बना हुआ है? गंगा यमुना बेसिन से। यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके अन्य नाम है कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी या एल्फी सोल। और ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको कभी ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र गति से होता है, क्योंकि नाइट्रेट एक पोषण तत्व है, पोषक तत्व है किसमें? पेड़ पौधों में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में। अब राजस्थान के संदर्भ में इसको देखते हैं। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश अपन देखते, इसमें ये ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा याद रखने का तरीका है कि जो मैदानी प्रदेश है वो किससे बने हैं? नदियों से। नदियों के पानी से, नदियों के पानी जब बहता है उससे जो मिट्टी इकट्ठी हुई है, पूरा प्रदेश उसी से बना हुआ है, क्योंकि ये निचले भाग में आता है मैदानी क्षेत्र, और नदियाँ जो निचली तरफ बहती है उसी से इन मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो कितने भागों में है? 3 भागों में। कितने भाग है इसके? 3 भाग। उससे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत? 23%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, राजस्थान का पूरा एरिया है, उसका 23%। कितना प्रतिशत? 23% क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। राजस्थान में 23% भाग पर क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और वहाँ पर जनसंख्या जो रहती है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 40% रहता है, क्योंकि जयपुर, अलवर, दौसा, बड़े बड़े शहर जो हैं वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र की तरफ आते हैं। इसीलिए 40%, जनसंख्या का 40% जो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में रहता है। इसीलिए एरिया कम है और जनसंख्या है उसका जो रेशियो ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। तो जनघनत्व सबसे ज़्यादा, इस भूभाग का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। जनघनत्व सबसे ज़्यादा कौन से भाग का? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। 4 भाग अपन ने पढ़े थे, उसमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अपन ने क्या क्या पढ़ा राजस्थान के संदर्भ में? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? 23%। जनसंख्या कितनी रहती है? 40%। जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, उसमें ज़िले भी हैं, जैसे जयपुर का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। फिर नाम आता भरतपुर, दौसा, अलवर, इनका जनघनत्व जो है सभी जिलों में से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये इस मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, और मैदानी क्षेत्र में जो है जनसंख्या का जो है 40% है, इसलिए इनका जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ के, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अब राजस्थान के संदर्भ में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। सबसे पहले अपन जो है एक बार राजस्थान के मानचित्र को देख लेते हैं। इतना प्रॉपर्ली बनता नहीं, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से आप अरावली बना सकते हैं, झुंझुनू, तो इस तरह से ये हो गया हाड़ौती। ये वाला क्षेत्र जो होता है ये हाड़ौती का पठार है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो अपन ने पढ़ा है वो है। ये वाला पूरा भाग जो है ये किस में आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और ये वाला जो भाग है किस में आता है? अरावली प्रदेश में। तो आप देख लीजिए, अरावली जो प्रदेश है ये पश्चिमी राजस्थान और ये दक्षिणी पूर्वी
पठारी प्रदेश। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो इसमें जो मैदानी प्रदेश के निर्माण में कौन कौन सी नदियाँ हैं वो अपन देख लेते हैं एक बार। एक तो इसमें चंबल नदी, सबसे पहले किस नदी का नाम आता है? चंबल नदी का, चंबल बेसिन। तो सबसे पहले अपन भाग इसमें देखते हैं वो क्या है कि पूर्वी मैदानी निर्माण के जो निर्माण हुआ है नदियों द्वारा उसके कितने भाग हैं? 3 भाग। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का पहला जो भाग है वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, चंबल बेसिन चंबल नदी द्वारा जो आसपास का क्षेत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चंबल बेसिन का आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं? बीहड़। चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बीहड़ बोला जाता है। बीहड़ जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, पशुचारण के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें उत्खलात आकृति होती है, उबड़ खाबड़ आकृति होती है, इसलिए बीहड़ जो है केवल पशुचारण के लिए माना जाता है। इसमें कृषि के लिए उपयुक्त जगह नहीं होती है, यह जगह डाकुओं के लिए होती है क्योंकि बीहड़ में जो है इस तरह की आकृति पाई जाती है, उत्खात स्थलाकृति, जो किसके द्वारा निर्माण होता है? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन को देख लीजिए आप। जब नदी का बहाव तेज होता है तो वो आसपास के क्षेत्र में इसका बहाव चला जाता है, उस वजह से यहाँ खड्डे पड़ जाते हैं, इस तरह की आकृति बन जाती है। इस आकृति को क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवनालिका, नालिका, अवनालिका अपर्दन। तो सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन जो होता है वो किस नदी द्वारा होता है? चंबल नदी द्वारा। ठीक है। तो जो बीहड़ होते हैं, बीहड़ जो है उनका निर्माण किससे होता है? सबसे पहला पॉइंट है अवनालिका। अवनालिका अपर्दन किससे होता है? कौन सा अपर्दन होता है इसमें? अवनालिका अपर्दन। ये क्वेश्चन बन सकता है, जो बीहड़ का निर्माण होता है किस अपर्दन से होता है? तो वह है अवनालिका अपर्दन। दूसरा पॉइंट ये है कि कैसी आकृति बन जाती है उससे। जब अवनालिका अपर्दन होता है तो किस तरह की आकृति बनती है? तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है उत्खात। उत्खात, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, स्थल की आकृति, स्थलाकृति, इस तरह की उत्खात स्थलाकृति, उसे क्या कहते हैं? बीहड़। ये जो उठा हुआ भाग है ये कहलाता है डांग। डांग, यहीं पे रहते हैं डाकू, ये बैठे हैं यहाँ पे रहते हैं डाकू। ये वाला क्षेत्र कहलाता है डांग, और ये वाला नीचे वाला जो नई मिट्टी आती रहती है इसे बोलते हैं खादर। कौन सा बोलते हैं? खादर। तो सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिए आप। बीहड़ जो है वो जिसका निर्माण किससे होता है? अवनालिका अपर्दन से होता है। कौन सी आकृति बनती है? उत्खात स्थलाकृति बनती है। इस प्रकार की आकृति बनती है। उस प्रकार की आकृति में जो उठा हुआ क्षेत्र है वो कहलाता है डांग क्षेत्र, और जो ये वाला क्षेत्र होता है जो नीचे तरफ होता है उसे कहते हैं खादर। क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी इकट्ठी होती है वो जल के कारण, जैसे जैसे नदी का वापस पानी आता है, जब भी पानी बढ़ता है तो इसमें इकट्ठा होता है तो नई मिट्टी आती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खादर। ये यहाँ से चंबल नदी प्रवेश करती है, यहाँ से बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली वापस चली जाती है यूपी में। जो अपन नदियों में पढ़ेंगे जिलों का नाम, हमें बस ये समझना है कि जो चंबल बीहड़ क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है। ये जनापाव की पहाड़ियों से ये आती है और यूपी में चली जाती है। हमें ये चीज़ देखनी है कि 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से जब एंट्री करती है उसके बाद ये जिस ज़िले में जाती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र क्या नाम से जाना जाता है? बीहड़, उसे कहा जाता है बीहड़। अब इधर देखते हैं जो बीहड़ है जो है कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। बीहड़ किस किस जिले में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जिलों से क्वेश्चन आते हैं बीहड़ संबंधित वो किस तरह के आते हैं। सबसे ज़्यादा विस्तार अगर आपसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा विस्तार, तो विस्तार में आपको क्या लिखना है? सवाई माधोपुर। अगर बीहड़ का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा फैलाव कहाँ पर है, तो अपन क्या लिखेंगे? सवाई माधोपुर। दूसरा, बीहड़ की रानी किसे कहेंगे? करौली को। बीहड़ की रानी, बीहड़ की रानी कहते हैं करौली को। कि रानी जो शब्द है वही करौली, वही इसकी मात्रा अंतिम में वही आ रही है, इसलिए ऐसे याद रह जाएगा। बीहड़ की रानी कौन सी है? करौली। इसके बाद कहते हैं कि घनत्व के मामले में, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि घनत्व के मामले में बीहड़ किस जिले में सबसे ज़्यादा है। घनत्व अगर शब्द आता है तो घनत्व के मामले में, घनत्व सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? बीहड़ जो है सबसे घनत्व सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? वो है धौलपुर। किसमें है? धौलपुर में। इस तरह आपको 3 ज़िले याद रखने हैं। विस्तार सबसे ज़्यादा सवाई माधोपुर में है, बीहड़ की रानी कहते हैं करौली को, और घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? धौलपुर में।
अब देखते हैं यहाँ पर जो डाकू रहते हैं उनको एजुकेशन शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? 2 ही कार्यक्रम है जो इम्पोर्टेंट है। वो कार्यक्रम कौन कौन से हैं? एक तो है डांग विकास कार्यक्रम। डांग विकास कार्यक्रम। कौन सा विकास? डांग विकास। ये एक तो कार्यक्रम चल रहा है डांग विकास कार्यक्रम, ये चलाती है राज्य सरकार। डांग विकास कार्यक्रम कौन चलाती है? राज्य सरकार। राज्य सरकार। कब से चल रहा है? 2004 से। 2004 से। दूसरा कार्यक्रम है कंदरा विकास कार्यक्रम। कंदरा विकास कार्यक्रम। कंदरा विकास कार्यक्रम, और ये चल रहा है 1989 से। ठीक है, 2 ही विकास कार्यक्रम है, याद रखने हैं। इसी से क्वेश्चन बनता है कि पहला कार्यक्रम कौन सा है? डांग विकास कार्यक्रम, और दूसरा कार्यक्रम कौन सा है? कंदरा विकास कार्यक्रम। ठीक है, डांग राज्य सरकार चलाती है, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों। तो डांग जो कार्यक्रम वो चलाती है राज्य सरकार, और कंदरा विकास चलाती है केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। ठीक है, दोनों ही 2 संभागों में चलते हैं। दोनों ही 2 संभागों में चलते हैं। कौन से? भरतपुर और कोटा। भरतपुर संभाग और कोटा संभाग। ये भी भरतपुर और कोटा संभाग, 2 संभाग हैं। दोनों में 4-4 जिले हैं, तो टोटल मिला के कितने जिलों में चलते हैं? 8 जिलों में। कितने जिले? 8 जिले। 8 जिले। कौन कौन जिले? भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। जबकि जो कोटा संभाग है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इस तरह से कंदरा विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार, डांग विकास कार्यक्रम राज्य सरकार। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो बेसिन है वो है बनास बाणगंगा। कौन सा बेसिन है? बनास बाणगंगा बेसिन। दूसरा जो है वो है बनास बाणगंगा बेसिन। मैदानी क्षेत्र का जो दूसरा प्रकार है वो है बनास बाणगंगा बेसिन। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला जो मैदान है कौन से जिलों में पाया जाता है, इसका नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। तो बनास बाणगंगा बेसिन है, उसको आप ध्यान से देखें। अब इसको मिटा देते हैं अपन। बनास बाणगंगा बेसिन में आपको याद रखना है, एक तो जो बाणगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से। जयपुर, दौसा, भरतपुर। दूसरी जो बनास नदी वो खमनोर राजसमंद से निकलती है, और इस तरह। ठीक है, इस क्षेत्र को अपने को याद रखना है। यहाँ सवाई माधोपुर में, रामेश्वर में जाती है, जो अपन नदियों में वैसे भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया बनास नदी का, ये बाणगंगा का। तो इसके सबसे पहले अपन क्रम से अगर याद रखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले जो देखते हैं, सबसे ऊपर वाला जो मैदान है ये वाला, ये है रोही का मैदान। कौन सा मैदान? रोही का मैदान। इसे क्रम से आप याद रखें। अगर क्रम से मैप से आप देख लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला जो मैदान है वो है रोही का मैदान, जो बाणगंगा के ऊपर वाला है। रोही का मैदान, बाणगंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वो है रोही का मैदान। ये है जयपुर से भरतपुर। सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि रोही का मैदान जो है किन जिलों में है? तो जयपुर और भरतपुर में। तो पहला हो गया रोही का मैदान, ये वाला। दूसरा जो है यहाँ पर है मध्य में, ये है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा टोंक से करौली, और इसका नाम भी यही है, मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, तीसरा जो मैदान है वो ये वाला है, ये राजसमंद है।
तो देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक, ये वाला क्षेत्र कहलाता है पीडमांट का मैदान। कौन सा मैदान? पीडमांट का मैदान। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। पीडमांट का मैदान, कौन सा मैदान कहलाता है ये? पीडमांट का मैदान। तो पीडमांट का मैदान किन जिलों में आता है? ऐसा क्वेश्चन पूछे तो राजसमंद से भीलवाड़ा, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा। चौथा जो है वो यहाँ पर है। आप क्रम से अगर आप इसको याद रखें इस मानचित्र के अनुसार तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चौथा जो मैदान है वो है खेराड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश? खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश जो है जहाजपुर भीलवाड़ा से, जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक तक। कहाँ तक? टोंक तक। ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये 4th नंबर, इसको क्रम से आप लिख लें। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है ये है खेराड़ प्रदेश, ये पिंडमांट प्रदेश, ये वाला जो रोही का मैदान और ये मालपुरा करौली का मैदान। ये जो चारों मैदान है किससे बने हुए हैं? बनास बाणगंगा बेसिन से। पहला वाला रोही का मैदान, दूसरा मालपुरा टोंक करौली का मैदान, तीसरा जो है वो पिंडमांट का मैदान और चौथा है खेराड़ प्रदेश। तो इसमें से जो क्वेश्चन मैदानी भाग में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं क्षेत्रों के नाम से आधार पर पूछे जाते हैं कि पिंडमांट का क्षेत्र कहाँ पर है, रोही का मैदान कहाँ पर है। इन जिलों का नाम पूछा जाता है तथा जिलों का नाम देकर ये मैदान जो है ये भी पूछे जा सकते हैं। सुमेलित करो जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ऐसे नाम पूछे जा सकते हैं। अब मैदानी भाग का जो अंतिम और तीसरा जो पॉइंट है वो है माही का या फिर माही बेसिन। कौन सा बेसिन? माही बेसिन। माही बेसिन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि माही बेसिन किन जिलों में है, माही बेसिन किन किन जिलों में है, तो 3 जिले। कितने जिले? 3, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अगर पूछे माही बेसिन किस जिले में है, माही बेसिन किस जिले में है, तो इन तीनों में। और पूछे माही नदी किन जिलों में बहती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। माही नदी जो है उसका बहाव किन जिलों में है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसको ध्यान रखें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। बेसिन और नदी, माही बेसिन, बेसिन मतलब वो जो एरिया जिसमें मैदान फैला हुआ है वो कहलाता है बेसिन। तो माही बेसिन 3 जिलों में है, जो कि माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो ये इस प्रकार बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती एकमात्र नदी है, ये भी आप याद रखें। माही नदी है कर्क रेखा को, किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। ये ऊपर वाला क्षेत्र यहाँ पर आता है, ये आता है प्रतापगढ़ में, इधर डूंगरपुर में, और ये वाला क्षेत्र जो आता है बांसवाड़ा में। तो इसमें 3 प्रकार के मैदान आते हैं। यदि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों का नाम आए, क्या? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो मैदान फैला है अगर उसका नाम पूछे तो उसे बोलेंगे 56 का मैदान। कौन सा मैदान? 56 का मैदान। 56 का मैदान किन जिलों में है? प्रतापगढ़ केवल लिखा आएगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा लिखा आएगा, तो आपको लिखना है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, दोनों के मध्य में जो मैदान है उसे कहते हैं 56 का मैदान। दूसरा, अगर केवल प्रतापगढ़ आता है, केवल प्रतापगढ़ में स्थित मैदान कौन सा है? कांठल का मैदान। कौन सा मैदान? कांठल का मैदान। वह मैदान जो केवल प्रतापगढ़ में है वो कौन सा है? कांठल का मैदान। कौन सा मैदान? कांठल का मैदान। दोनों में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में 56 का मैदान, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो मैदान है उसे कहते हैं वागड़। वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो
इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश से वो अपन ने पढ़े हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे या इससे बाद का जो अपन भाग पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।